प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर जीडी कॉलेज अलवर। आज की हमारी क्लास में बीए पार्ट थर्ड आधुनिक काव्य प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी में मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा एवं उनकी काव्य कला पर केंद्रित हमारा व्याख्यान। कवींद्र रवींद्र ने एक बार हिंदी भाषियों के सम्मुख भाषण देते हुए कहा था, हमारे भारतीय कवियों का ध्यान महाकाव्यों में उपेक्षित नारी पात्रों की ओर बहुत ही कम गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन नारी पात्रों के अभाव में हमारे महाकाव्यों के चरित नायकों का व्यक्तित्व इतना ऊंचा कभी उठ ही नहीं सकता था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य स्तर पर इस चुनौती को स्वीकार किया और सबसे पहले राम काव्य की उपेक्षित नारी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी को चरित नायिका बनाकर उसके महत्व पर प्रभुत प्रकाश डालने के उद्देश्य से साकेत महाकाव्य की रचना की। इस महाकाव्य की आशातीत सफलता से प्रोत्साहित होकर उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध की अर्धांगिनी यशोधरा को लेकर काव्य रचना का मानस बनाया और गौतम बुद्ध के जीवन और सिद्धि में उनकी पत्नी यशोधरा की भूमिका को समुचित रेखांकित करने के उद्देश्य से यशोधरा काव्य की रचना की। मैथिली शरण गुप्त चेतना प्रवण कवि हैं। राष्ट्रीय जागरण उनका प्रमुख स्वर है। इसी को लक्ष्य करके महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी से सम्मानित किया। गुप्त जी ने प्राचीन आख्यानकों को लेकर प्रमुख रूप से काव्य रचनाएं की। साकेत महाकाव्य में हमें उनके भक्त कवि के रूप के भी दर्शन होते हैं, किंतु साकेत और यशोधरा दोनों ही महान कृतियों में उन्होंने नारी हृदय की सूक्ष्म भावनाओं और आत्म बलिदान के ऐसे उदात्त चित्र उकेरे हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इससे पूर्व रामकथा राम को सर्वप्रमुख और केंद्रीय चरित मानकर लिखी जाती रही और बुद्ध से संबद्ध काव्यों में यशोधरा के महान त्याग बलिदान को यथोचित सम्मान और गरिमापूर्ण स्थान नहीं दिया गया। अतः उर्मिला और यशोधरा को केंद्र में रखकर रचना करना किसी चुनौती से कम न था, क्योंकि यह परंपरा के विरुद्ध भी था। इसी कारण साकेत का प्रबंध काव्यत्व किंचित ढीला ढीला प्रतीत होता है और यही अभाव हमें यशोधरा में भी खटकता है, ऐसा कहा जा सकता है। इसी कारण आलोचकों में इस पर काफी विवाद और असहमति रही है। यशोधरा का काव्य रूप। प्रबंध काव्य की दृष्टि से देखें तो इससे पहले हम इसके एक मिनट यशोधरा का काव्य रूप से देखने से पहले हम देखेंगे कि इसमें विषय वस्तु के तौर पर क्या मैथिली शरण जी बताना चाहते हैं या किस उद्देश्य को लेकर उन्होंने काव्य की रचना की। संगठन और प्रबंध की दृष्टि से यशोधरा को हम किसी भी कोटि में रखें, किंतु विषय की दृष्टि से यह निर्विवाद रूप से एक विरह काव्य ही है। विरह काव्य के रूप में इसकी उत्कृष्टता और मार्मिकता उसे श्रेष्ठ काव्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। गुप्त जी की कुशल लेखनी ने यशोधरा की विरह पीड़ा को हृदयवेधी मार्मिक अभिव्यंजना दी है। आचार्यों ने विरह के 4 प्रकार माने हैं: पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुणा। निश्चित रूप से यशोधरा की विरह प्रवास कोटि का है। साथ ही उसमें करुण की छाया भी है। गौतम बुद्ध जीवित तो हैं, परंतु वे ग्रस्त धर्म का परित्याग कर चुके हैं और पुनः ग्रस्त जीवन में उनके लौटने की संभावना भी नहीं है। यशोधरा जो गृहस्थ भी है और विरहिणी भी, उनकी इस मर्म वेदना और बुद्ध के उपेक्षापूर्ण परित्याग के प्रति पश्चाताप का उद्घाटन इन शब्दों में कवि ने करके मानो स्त्री हृदय में प्रवेश ही पा लिया हो। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते,
कह तो क्या मुझको अपनी वे पथ बाधा ही पाते। आश्चर्य है यशोधरा को कि क्या गौतम बुद्ध ने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि वो मुझे बताते और मैं उनके इस महान उद्देश्य में उनकी सहायिका बनकर खड़ी होती। इसी प्रकार बुद्ध के आगमन की सूचना मिलने पर भी यशोधरा अपने मन को इन शब्दों में प्रबोधन देती है। देखते हैं। रे मन, आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। अपने मन की दुर्बलता के प्रति वो कहीं थोड़ा आशंकित है और कहती है, अब तक जो तेरा निग्रह था बस अभाव के कारण ही था। लोभ न था जब लाभ न यह था, सुन अब स्वागत भेरी। रे मन, आज परीक्षा तेरी, कि हे मन, अब परीक्षा की असली घड़ी आई है। यशोधरा को अपने पति के पुनः दर्शन की आशा तो है, किंतु दाम्पत्य मिलन की आशा अब शेष नहीं है। इसी से उसका विरह प्रवास और करुण के बीच की संयुक्त कोटि में रखे जाने योग्य है। अपनी इस विचित्र स्थिति को यशोधरा स्वयं नहीं समझ पाती, पति बुद्ध से पूछ भी नहीं सकती। यही उसकी उलझन है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है। इस वैचारिक द्वंद्व से बाहर आते हुए चित्त को स्थिर करने का प्रयास भी करती है और कहती है, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। पति परित्यक्ता यशोधरा की पीड़ा और मनोभावों का अत्यंत ही सुंदर चित्रण है। साथ ही परंपरागत स्त्री के चिंतन को आधुनिक संदर्भ का धरातल भी प्रदान किया गया है। आचार्यों ने विरह की 10 दशाओं का वर्णन किया है। अभिलाषा, स्मृति, चिंता, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण। साकेत से तुलना करने पर हम पाते हैं कि उर्मिला का विरह 10 दिशाओं में विचरण तो करता हुआ पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, जबकि यशोधरा का विरह मर्यादित है, उसमें संयम है। प्रवासित पति के समान वह भी साधना की ओर अग्रसर है। यहाँ हम उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण के दर्शन नहीं करते। स्मृति नामक अवस्था का एक सुंदर चित्र देखिए। सखी प्रियतम है बन में, किंतु कौन इस मन में, जैसे गंध पवन में, सखी प्रियतम है मन में। इसी प्रकार अभिलाषा नामक भाव को भी देखा जा सकता है। उन्हें समर्पित कर दिए यदि मैंने सब काम, तो आवेंगे एक दिन निश्चय मेरे राम। यही यही इसी आंगन में, सखी प्रियतम है वन में। विरह वर्णन में षड ऋतु की परंपरा भी रही है। विरह के इस अंग की सुंदर योजना यशोधरा काव्य में देखी जा सकती है। वसंत से शिशिर तक विरह के चित्रों को उकेरा गया है। पति विरह की आतप ग्रीष्म के समान है, जिसमें न केवल यशोधरा वरन सभी स्वजन और नगर भी पीड़ित है। और यशोधरा कहती है, सखी वसंत से कहाँ गए वे, मैं ऊष्मा सी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। इसी प्रकार शिशिर का कैसा मनोहारी और हृदय विदारक चित्र है, देखें। पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देख कर त्यागे, मेरा धुंधलापन कोहरा बन छाया सबके आगे। उनके तपके अग्निकुंड से घर घर में हैं जागे, मेरे कम हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। दूसरा भाव जो हम यशोधरा में देखते हैं वो वात्सल्य का है। साकेत की उर्मिला मात्र पति लक्ष्मण की विरहणी है, जबकि
यशोधरा विरहिणी भी है और राहुल की जननी भी। एक जननी के रूप में वात्सल्य की उपभोक्ता भी है, राहुल उसका सहारा भी है और दायित्व भी, पति की धरोहर भी। इसी कारण हम उसका विरह अंतिम अवस्था को प्राप्त होते हुए नहीं देखते। राहुल की जननी के रूप में वात्सल्य के मार्मिक और ममता भरे चुगल भरे चित्र भी यहाँ उपस्थित हैं। एक ओर यह विरह काव्य है तो दूसरी ओर वात्सल्य प्रधान भी। इस दृष्टि से संयुक्त भाव मिश्रित यह काव्य विश्व काव्य का एक अंग बन गया है और इस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को उजागर करती है। चेरी भी वह आज कहाँ, कल तक जो थी दासी, दानी प्रभु ने दिया उसे, क्यों मन यह मानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कि वो अपने मन के मान को रक्षित करे या अपने दायित्व को जो राहुल के प्रति ईश्वर ने उसे सौंपा है। इस रूप से इतर कहीं हम वात्सल्य के पुलक भरे हुलसित चित्र भी कई स्थानों पर देखते हैं। उनका यह बाल गीत हिंदी साहित्य में ही नहीं वरन भारतीय लोक साहित्य में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जब राहुल अपनी माँ से यह इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है, माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। अब हम यशोधरा के काव्य रूप पर चर्चा करेंगे। प्रबंध काव्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो साकेत महाकाव्य की परिधि में आता है, परंतु कथा सूत्र की दृष्टि से हम यशोधरा को अधिक से अधिक खंड काव्य ही कह सकते हैं। इसमें गौतम बुद्ध की कथा के संदर्भ में इसमें गौतम बुद्ध की कथा के संदर्भ में यशोधरा के जीवन के एक अंश अर्थात विरही जीवन का ही चित्रण हुआ है। खंड काव्य की तरह न तो यशोधरा काव्य सर्गों में विभाजित है और न किसी योजना के आधार पर उसमें विशिष्ट सर्ग छंदों का ही प्रयोग हुआ है। न इसमें उदात्तता के अनुरूप युद्ध वर्णन है, न राष्ट्रीयता का कोई स्पर्श है। साथ ही न इस काव्य में वृहत जीवनानुभव है, न उपदेश कथन है। हमें यह निश्चित रूप से स्वीकारना चाहिए कि यशोधरा काव्य की रचना करते समय गुप्त जी के सम्मुख प्रबंध काव्य के मानदंड उपस्थित नहीं थे, अतः हम इसे खंड काव्य नहीं कह सकते। यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि हम फिर इसे किस काव्य रूप की कोटि में रखें। इसका संकेत स्वयं गुप्त जी ने इसकी लिखित भूमिका में दिया है। वे स्वयं इसे खिचड़ी काव्य मानते हैं। अपने भाई सियाराम शरण को उन्होंने लिखा, मेरी शक्ति का विचार किए बिना ही मुझसे ऐसे ऐसे अनुरोध किया करते हो। कविता लिखो, गीत लिखो, नाटक लिखो, तो लो कविता, लो गीत, लो नाटक, गद्य पद्य तुकांत अतुकांत सभी कुछ, परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं। और फिर कहते हैं, कविराजों के राजभोग में मैं कहाँ स्थान पाऊंगा। देखूं ये इस अकिंचन की खिचड़ी वे स्वीकार भी करते हैं या नहीं। इससे यह विदित है कि स्वयं गुप्त जी यशोधरा काव्य के किसी विशिष्ट काव्य रूप के सांचे में रखने के प्रति आश्वस्त नहीं थे। इसमें गद्य भी है, पद्य भी है, अतः इस दृष्टि से हम इसे चंपू काव्य भी कह सकते हैं। इसके सभी वर्णन पात्रों के संवादों के रूप में है और पूरी कथा 5 अंकों में विभाजित है, तो इसे हम नाटक भी कह सकते हैं या काव्य नाटक भी कह सकते हैं। रही छंदों की बात, तो यहाँ तुकांत अतुकांत वार्णिक मात्रिक छोटे बड़े गीत छंदों का भी प्रयोग है। गुप्त जी के शब्दों में हम इसे काव्य के क्षेत्र में नव प्रयोग भी स्वीकार कर सकते हैं।
और इसे खिचड़ी काव्य भी कह सकते हैं। प्रबंध और संगठन की दृष्टि से यशोधरा को हम किसी भी कोटि में रखें, किंतु विषय की दृष्टि से निर्विवाद रूप से यह विरह काव्य ही कहा जा सकता है। और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से इस काव्य की उत्कृष्टता इसके विरह गीतों में है। उसके कुछ विरह गीत इतने उच्च कोटि के हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इस तरह के गीत हिंदी साहित्य में देखने में नहीं आएंगे। यद्यपि कुछ गीतों में तुकबंदी कुछ खटकती है, तथापि वात्सल्य और विरह के कुछ गीत तो इतने सुंदर बन पड़े हैं कि हिंदी साहित्य में उनका जोड़ खोजना कठिन है। ये गीत इसकी सफलता और लोकप्रियता के आधार हैं। निष्कर्ष रूप में हम यशोधरा को हिंदी साहित्य की बेजोड़ कृति कह सकते हैं। इति।